प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। आप देख रहे हैं बातें तेरी फसाने तेरे, और हमारे साथ वही सारे शोरा हज़रात मौजूद हैं जो ब्रेक से पहले थे। और अब हम चलते हैं जी मंजर हुसैन जाफरी साहब की जानिब एक बार फिर। मंजर भाई से मैं एक सवाल आपकी ज़रूर से पूछना चाहूँगा, ज़रूर, क्योंकि अभी वो जिक्र हो रहा था ज़ियाउल हक के दौर का, तो उस हवाले से चंद बहुत वाक़यात हैं जो कि ज़बान ज़्यादा आम तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज़बान ज़्यादा ख़ास ज़रूर हैं। और दूसरा एक और आपसे पूछना था कि हम जब भी पढ़ते हैं जाफरी साहब को, लगता यही है कि वो एक बहुत पुख्ता उम्र का और एक बहुत मैच्योर फ़नकार है जो शायरी है। तो वो उनकी अवाइल उम्री की जो शायरी है वो किस तरह, वो नज़म की तरफ आए कैसे? क्या गज़ल की तरफ उनका कभी रुझान ही नहीं गया? पहले जो है वो ज़ियाउल हक के ज़माने की बात करते हैं, उस वक्त बहुत सारे वाक़यात ऐसे थे जो जाफरी साहब ने कहा कि इनका जिक्र जो है बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर खालिद साहब से इस बात का तज़किरा होता था। फिर बेनज़ीर भुट्टो का दौर आया जब बीबी साहिबा का, तो हमने कहा जी जाफरी साहब भी दुनिया से चले, हम कहा जी जिक्र कर लें, तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है, और ये वाक़यात तकरीबन सभी लोग जानते भी होंगे, लेकिन जाफरी साहब ने इनका जिक्र नहीं किया। तो आज क्योंकि ये मौका मिल गया है बात करने का, तो एक तो ये था कि जो जनरल ज़िया का ज़माना था ना, उस ज़माने में हमारे घर के बाहर मुस्तकिल पहरा था। अच्छा, बाहर मुस्तकिल CID खड़ी हुई थी। अच्छा, जिस तरफ भी अब घर से निकल के हमारा जाना होता था, जाफरी साहब साथ होते थे, फैमिली साथ होती थी, कोई ना कोई बंदा पीछे पीछे चला आता है। अब उन दिनों में छोटे भाई जो हैं मेरे अमीर साहब, ये उस वक्त 7वीं 8वीं क्लास में थे, और जब आप 8वीं 9वीं क्लास में, तो ये एक बड़ा सरकश दौर होता है जब आप थोड़ा सा समझते हैं कि कोई एग्रेशन होता है, कोई मैंने आप अच्छा ग्रो अप हो रहे। तो वो एक दिन हम जा रहे थे, तो वो गाड़ी खड़ी करके, तो अमीर साहब नीचे उतर गए, उन्होंने जाकर उस आदमी को पकड़ लिया जो पीछे पीछे आ रहा। अब फौरी तौर पे जाफरी साहब उतरे अमीर के पास, उसे जाकर अमीर उससे तकरार कर रहा है, बहस कर रहा है। तो अबू ने जाकर उनसे कहा कि मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, और अमीर से कहा कि ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। क्या तो कहा जी मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, आप कीजिए। वो आदमी जो है ना वो मुस्कुराया। इस दौरान एक वाक़या और भी हुआ कि ज़ियाउल हक का ज़माना था, तो पीपल्स पार्टी के जो थी PSF की जो गुजरांवाला की जो थी, उसमें अमीर साहब जो थे वो क्योंकि उसमें शामिल हो गए उसमें, और यूनियन में, और PSF के सदर हो गए और बाकायदा एक्टिविस्ट, PSF यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टूडेंट विंग। और उसमें ज़िया का ज़माना, और बाकायदा किले के ऑर्डर हो गए कि इनको किले भेजा जाए, लोग पीछे पीछे। उसके बावजूद उन्होंने जुलूस निकाल दिया। जब जुलूस निकाल दिया तो कश्मीर महल और गुलिस्तान जो कि गुजरांवाला का सेंटर है वहाँ पे CID वाले और सारे बंदे पीछे थे कि किस तरीके से इनको पकड़ लें और अरेस्ट करके किले में डाल दें। तो ये जुलूस भी निकाल लिया उन्होंने। तो नौजवान अमीर हुसैन जाफरी ने वहाँ से गलियों वलियों से निकल के चले गए, और फिर घर पहुँचे तो पता था अब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होने वाला है। तो बहरहाल फिर वहाँ से निकल गए। तो मैंने अब्बू से कहा कि आपने जो बात करने वाली है यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड, मैंने अब्बू से कहा कि आप लोग इसे रोकते क्यों नहीं? तो कहने लगे मैं इसे कैसे रोकूं, मैं तो खुद भी यही करता रहा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वैसे तो कमिटेड आदमी थे, सही बात है, बिल्कुल। मैं खुद नजरियाती आदमी, मैं यही करता रहा हूँ, मैं इसे कैसे रोकूं? तो ये बात। फिर तीसरा एक और वाक़या ये है जो अभी नज़म की तरफ आपको इशारा मिलेगा उससे, कि 12:30-1 बजे के करीब हमारे फ़ोन की घंटी बजी, लैंडलाइन यूज़ होती थी। तो उनकी क्योंकि तबीयत हार्ट पेशेंट थे, तो वो मैं कोशिश करता था कि रात के वक्त वो डिस्टर्ब ना हो। तो मैं फ़ौरी जाके मैंने फ़ोन उठा लिया, और मैंने जब फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से मुग़ल्लज़ात थे, और ये कर देंगे, ख़ानदान ख़त्म कर देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहाँ तक भागेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बाकायदा। मैं कह ये क्या भाई, बड़ा परेशान हो गया, पता नहीं क्या है। अच्छा, क्योंकि हम भी उसी एज में थे और गुजरांवाला में थे, तो हमारी वोकैबुलरी शायद उससे कुछ ज़्यादा ही थी। यार अच्छी बात की है। तो हम भी जवाब में उसी रफ्तार से, तो वो इसी शोर में वो उठ गए। तो मुझसे उन्होंने टेलीफोन छीन लिया, वो रिसीवर ले लिया मुझसे। तो उनसे कहने लगे आप ठीक कह रहे हैं, तो फ़ोन बंद कर दिया। फिर फ़ोन आया, उन्होंने उठा के साइड पर रख दिया। अच्छा, ये 2-4 दफ़ा इस तरह हुआ। एक दफ़ा मैंने देखा कि रात को उन्होंने फ़ोन सुना, फिर रख लिया। फिर सुबह उठे तो वो एक नज़म लिख रहे थे। अब असल जो बात जिसकी तरफ में आना चाहिए, उस नज़म का उन्वान है खून से क्यों जुदा खौफ का रंग है। ये नज़म है। अच्छा, वो नज़म शुरू ही इससे होती है, इसी मिसरे से कि रत जगों की खड़ी फसल आँखों के शादाब मंजर में है।
शब का पिछला पहर हो के पहला पहर, एक बदनाम से ख्वाब की चांदनी, इस फसीले दिलो जान से हटती नहीं। आहा, क्या कहने। और साए से साए की बेसुखन जंग है। हाय हाय, क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साए से साए की बेसुखन बेसुखन जंग है, खून से क्यों जुदा खौफ का रंग है। मेरे ख्याल में ये नज़्म अगर आपको तो सुनाई दूं आपको, इसका मौका बन गया। क्या तो इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं। अच्छा, उन्होंने हमेशा ये कहा कि ये जो बातें हैं ना कि ये हुआ, ये सितम हुआ, ये मामला बना, इस तरह की बात हुई, ऐसे बातों में कभी क्रेडिट नहीं लेना। हम अपनी नज़रिए की जंग लड़ रहे हैं, तो हमने देखा है उस ज़माने में, ताबी साहब गवाह हैं, रिजवी साहब गवाह हैं, कमर रज़ा शहजाद साहब भाई हमारे गवाह हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि लोगों ने सिर्फ ऐसे वाक़यात की बिना पर बहुत कुछ उस ज़माने में क्या क्या किया, कैश करवाया। आज़ादी बात ऐसे शायद ये नहीं वो तो ये इख्तियार ही इसलिए किया गया। हाँ जी, हाँ कि शायद जाफरी साहब अंदर से कमिटेड आदमी थे, उनका जो है ना एक नजरियाती जो एक जुड़त थी ना, वो बड़ी पुख्ता थी। अच्छा कमर भाई, वैसे हम देखते हैं कि उस ज़माने में जितने भी शोरा कराम थे वो अपने नज़रियात पे बहुत रासिख हुआ करते थे और उसके लिए कुर्बानियाँ दिया करते थे। ये नहीं था कि कोई नज़रिया, हर बड़े शायर का कोई ना कोई नज़रिया होता था, कोई पॉइंट ऑफ व्यू। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मैंने ये बात कि जेलें उन्होंने झेलनी है, उन्होंने कोड़े खाए हैं, उन्होंने मारे खाई हैं, उन्होंने हर तरह के सितम सहा है। अच्छा जो लफ्ज़ लिखते थे, अच्छा मैं समझता हूँ कि ये वो दौर है जब मैं समझता हूँ 80s तक, कि जब राइटर जो ये समझता था कि जो मैं लफ्ज़ लिख रहा हूँ इस लफ्ज़ की मैंने हिफाजत करनी है और इसके लिए मुझे पे भी करना पड़ा, मैं पे करूँगा। और मैं सच्ची ये समझता हूँ कि उस वक्त शायरी शायद इतनी नहीं हुई थी कि इससे कुछ हमने कुछ और, वो एक बिल्कुल एक मकसद थी उसका, एक इससे कुछ अचीव करना है। कोई कमर्शियल एंगल नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही ऐसा था। और ये तो उसके बाद ये डला, वरना उससे पहले शायर ये समझता था कि उसकी एक जिम्मेदारी है कि वो इस सोसाइटी को बेहतर करना है कैसे, और वो उसके लिए वो उसके जुड़ा रहता था वो। और इनमें ही ये, और ख़ास तौर पे फिर अख्तर हुसैन जाफरी जैसे लोग, वो तो इस पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ ही नहीं करते थे। हालांकि वो गवर्नमेंट मुलाजम थे और वो एक खौफनाक मतलब है कि उससे बड़ा डिक्टेटर नहीं जिसने हैंग कर दिया भुट्टो को, उसके सामने डट जाना और फिर उसकी पिन पॉइंट भी हो जाना, मतलब मैं समझता हूँ कि ये बड़ा दलेरी का काम है कि उसके बाद आप अपने बच्चों के साथ उस सोसाइटी में रह रहे हैं और एक उन्हें पता है कि किस वक्त भी मतलब कुछ कोई आफत आ सकती है। तो ये एक वाकई अच्छा, यही बातें हैं जो याद रह जाती हैं, रहेंगी, यही किरदार कायम रहेंगे, ये नज़म भी उनकी और उस नज़म के साथ उनकी शख्सियत की जुड़त जो है दोनों मौजूद रहेंगे कि ये शख्स जो है, और शायद उनकी नज़र में वो लोग थे जिन्होंने आप इनकलाब फ्रांस में या वहाँ जिन्होंने अदीबों ने जिन्होंने मारे खाई जापाल, यानी जिन्होंने ये कहा कि हम तख्लीक इसलिए करते हैं, तो ये एक यही इसीलिए तख्लीक शायद आगे बढ़ सकती है। और इसके अलावा ये भी देखने वाली बात है कुमार भाई कि मैं ये जो वाक़यात सुनता हूँ 70s में, तो खैर मेरी पैदाइश है, मैं ज़्यादा जाना नहीं, 90s में आके हमने अदबी आँख खोली, तो हम ये भी देखते हैं कि उनके अंदर जो जज्बा हुब्बुल वतनी था बहुत वो शदीद होता था। मुझे ताबिश साहब ने ये वाक़या सुनाया अहमद फराज साहब के हवाले से कि उनकी वो एक नज़्म जो है वो इंडियन एम्बेसी में उन्होंने फरमाइश की, तो उन्होंने कहा यहाँ नहीं सुनाऊंगा, चौक पे आ जाओ, चौक पे डट के सुनाऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं सुनाऊंगा। तो वो मतलब ऐसा फराज साहब जैसा कामयाब जिसने याफ्त भी अच्छी हासिल की शायरी से, लेकिन उनकी शायरी में कमर्शियल एंगल कोई नहीं था। मैं आपको फराज का जैसे ये बात से बात निकल आई 2005 में, ये दुबई के मुशायरे में इंडियन शायर भी थे, पाकिस्तानी भी, एक जगह मुशायरे से पहले नशिस्त थी, तो वो फराज साहब डटे हुए थे पाकिस्तानी शायरों के और उनके लिए कि वो कि हमें इन लोगों से, यानी हालांकि शायरों की तो एक अपना, लेकिन जो उनका जज्बा था ना कि देखें बात ये है कि हम इस वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारा जो रोल है अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने का, तो ये एक बहुत अहम बात होती थी। तो ये वाकई आप बात दुरुस्त कर रहे हैं कि उस वक्त का शायर जो है ना ये समझता था कि, और अब भी मैं समझता हूँ कंटिन्यूटी है, शायद उसके बावजूद शायर जो है वो कोशिश, या हमारा राइटर जो है फिक्शन राइटर या जो भी है कोशिश, लेकिन वो साफ ज़रा हर शोबे में हुआ, सिर्फ अदब में नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। और अब हम अगर नज़्म आपको मिल गई मतलब भाई तो आप अच्छा उनसे क्यों जुदा खौफ का रंग है, वाह, रज्जगों की खड़ी फसल आंखों के शादाब मंजर में है, शब का पिछला पहर हो के पहला पहर, वाह, एक बदनाम से ख्वाब की चांदनी,
इस फसीले दिलो जां से हटती नहीं। क्या 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 साए से साए की बेसुखन जंग है, हाय हाय ख्वाब से असल तक, हिजर से वसल तक, नारसाई बहुत। ये है वो रिदम जिसकी बात कर रहे थे। हाय ख्वाब क्या से बात? असल तक, हिजर से वसल तक, नारसाई बहुत। फासले गिनतियां रस्म आहनगरी, कील नाखुन में उतरे तो बर वक्त फसलें उठाने का एहसास हो। हाय 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 कील नाखुन में उतरे क्या लाइन है यार। तो बर वक्त फसलें उठाने का एहसास हो। और सांस की धौंकनी से सुलगते हुए मजमरों में कोई कोयला, जब्त के तार को बंदे हल्कूम और लब को जलाने लगे तो जुबानें खुले। क्या सुभान अल्लाह। सांस की धौंकनी से सुलगते हुए मजमरों में कोई कोयला, जब्त के तार को बंदे हल्कूम और लब को जलाने लगे तो जुबानें खुले। संग मंजिल पे मरकूम हिंसों से कोई अदद नींचा, रहरवान खजल के खतूते सफ़र, उंगलियों के खमीदा निशान काट दे। क्या हदफ क्या जहत, तीर दर तीर हैं बारिशें 400, और मुकाबिल वही एक दीवार गिल। तीर दर तीर हैं बारिशें 400, और मुकाबिल वही एक दीवार गिल। खाके पामाल पर ज़ख्म रूमाल पर, मरहमे रूकशी की ज़रूरत खुले तो कुमाने खुले। सुलह या जंग है, खून से क्यों जुदा खौफ का रंग है। मौसम हब्स के रोज़े तातील में कुछ कचहरी लगे तो सवालात हों। हाथ औजार से फसले तैयार से, साए गुफ्तार से मुनहरफ क्यों हुए। क्या यार सुभान सुलह या जंग है, खून से क्यों जुदा खौफ का रंग है। मौसम हब्स के रोज़े तातील में कुछ कचहरी लगे तो सवालात हों। हाथ औजार से फसले तैयार से, साए गुफ्तार से मुनहरफ क्यों हुए। कुछ कचहरी लगे कुछ जुबानें खुले, कुछ जुबानें खुले तो कुमाने खुले। वाह वाह उनसे क्यों जुदा। क्या कहने वाले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं अब क्योंकि नज़्म हमारे सामने आ गई है, तो वो ताबिश साहब बैठे हैं और अभी उनकी डिकोडिंग के बारे में गुफ्तगू भी हो रही थी, तो वो हमने देख लिया कि उनका शेरी जमाल क्या है, एस्थेटिक्स क्या हैं, और क्या उसके अंदर रिदम है, क्या लिरिकल क्वालिटी है, क्या नगमगी है, किस तरह वो लेके जा रही है। आप उर्दू को अच्छी तरह समझते हैं, कम समझते हैं, शायरी को समझते हैं, कम समझते हैं, ये आपको बहाई ले जा रही है। और आपको ख़ास समझ, कुछ लोगों को मैं कहूँगा बड़े ख़ास लोगों के ऊपर परतें खुलेंगी इस नज़्म की। अदरवाइज़ मेरे नज़दीक ये जो इसका जमालियाती भाव है, यही शायरी के वाले से बहुत है। ये आपको बहुत कुछ, हम जैसे लोगों को बहुत कुछ सिखा देता है। लेकिन वो जो डी कोडिंग है और जो कंटेंट है इनका, वो जिसका आज खुलना, मेरा ये ज़ाती तौर पे मानना है कि आज उर्दू अदब और उर्दू शायरी जिस मकाम पे है, अगर इसने इससे ऊपर जाना है, अपना आप मनवाना है एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि इस वक्त अख्तर हुसैन जाफरी को डी कोड करना बहुत ज़रूरी है। जब तक शायर और कारी दोनों के सामने ये अख्तर हुसैन जाफरी साहब के कंटेंट डी कोड नहीं होगा, तब तक उर्दू अदब का, उर्दू शायरी का मयार मैं देखता हूँ कि शायद ऊपर ना जा सकता हो। तो ये ताबिश साहब, मेरा सवाल है आपसे, क्योंकि आपकी यकीनन आज के दौर में इतनी रिवायत पर गहरी नज़र रखने वाले लोग और इतना साहिब मुतालिया लोग बहुत कम हैं, खुशकिस्मती से जितने आप हैं। तो क्या अख्तर हुसैन जाफरी साहब की जो कंटेंट है वो एक मखसूस हिस्टोरिकल जो आबशार है या जो एक मखसूस हिस्टोरिकल एनक है, वो देख के आप पढ़ेंगे तो आप पे खुलेगा, या इसका कोई यूनिवर्सल पहलू भी हमारे सामने आता है कि मुझे महसूस यही होता है कि जाफरी साहब एक ऐसे हमारे शायर हैं जिनको हम बड़े फ़ख्र से और एतमाद से किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे पेश कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत इनको महदूद करने वाली बात होगी कि जी इस एनक से आप देखेंगे तो जाफरी साहब खुलेंगे। तो इस कंटेंट के हवाले से आपकी, मैं समझता हूँ कि बात बहुत अहम होगी और हम तनगोश हैं। ज़ियाउल हक़ के दौर में मज़ाहमती शायरी हुई, और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मज़ाहमती शायर उस दौर का जो है वो अख्तर हुसैन जाफरी है। वाह, इसमें कोई शक नहीं है।
मैं बड़ा शायर इसलिए भी कह रहा हूँ कि अमूमन मज़ाहमती शायरी की उम्र थोड़ी होती है, अपने अहद को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ उसके अंदर वो सकत नहीं रहती कि आने वाले ज़मानों में भी वो जुल्म के ख़िलाफ़ मज़ाहमत कर सके। तो जाफ़री साहब के यहाँ जो मज़ाहमत है, मज़ाहमत जो होती है अमूमन उसमें फिर वही मैं बात करता हूँ कि मज़ाहमत को आर्ट बनाना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए हमारे बहुत से शायर जो हैं वो सीधी सीधी बात करते हैं कि लाड़काने चलो वरना थाने चलो, 20 रुपए मन आटा है, लेकिन आज ये मिसरा जो है इसकी कोई मानवियत नहीं है। वक्त के साथ साथ वो चीज़ चली गई। तो जाफ़री साहब के यहाँ जो मज़ाहमत है वो उस अहद को भी पूरा, उसका जो एक तारीख़ी एक हवाला है उसमें नुमायाँ तौर पर हमें जाफ़री साहब नज़र आते हैं। और फिर मज़ाहमत को नग़मा बना देना, ये कमाल है जाफ़री साहब का। बल्कि इन्होंने एक नज़्म लिखी थी फैज़ साहब के इंतकाल पर, वो मज़ाहमत का रजज़ निगाह गुज़ार चला गया। तो मैं समझता हूँ कि असल मानों में मज़ाहमत का जो रजज़ गुज़ार था वो अख्तर हुसैन जाफ़री था। ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि बड़ा शायर जो होता है, कोई ऐसा बड़ा शायर नहीं जिसने मौत को अपने अंदाज से न देखा हो। ठीक है, कोई बड़ा शायर नहीं। न हो मरना तो जीने का मज़ा क्या। ठीक है, अख्तर हुसैन जाफ़री के यहाँ एक गालिबन लाइन है, शायद आईना खाना किसी उसमें है, धनक के रंग में गर्दे ममात गिरती है। तो ये एक निशात का पहलू जो है उसमें मौत में ढूंढना, क्या बात, ये उनका कमाल है। वाह वाह। फिर एक और बात मैं देखता हूँ कि उनके यहाँ ऐसा नहीं है कि सारी नज़में जो हैं वो डिकोड होने वाली हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ नोहे लिखे हैं उन्होंने, उसमें भी उनका तस्वुर मर्ग जो है वो खुल के हमारे सामने आता है। जैसे मुझे एज़रा पाउंड पर जो उन्होंने नज़म लिखी, जो नोहा लिखा उसका कि तू जुदा ऐसे मौसमों में हुआ, तुझको किस फूल का कफन हम दें, तू जुदा ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ खाली थे। तो ये चीज़ें जो हैं ये अख्तर हुसैन जाफ़री के यहाँ, अगर उनके तस्वुर मर्ग को लेकर हम चलें तो मेरा अपना ख़्याल है कि उनकी शायरी को हम डिकोड करते चले जाएंगे, लेकिन उसमें भी ज़माने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम हम उसे डिकोड कर सकें। तो जाफ़री साहब की शायरी जो है उसमें मैं समझता हूँ कि आफाकियत है, और आफाकियत का फ़ैसला जो होता है वो ज़माना गुज़रने के बाद होता है। अब भी जब मैं देखता हूँ ये कुल्लियात सामने आती है तो मैं, सच्ची बात है कि मेरा जी चाहता है, गज़ल कहते कहते तंग पड़ जाता हूँ कि यार कोई नए मंज़रों की तरफ निकला जाए, कोई किसी तमसाल में जाके कोई दिन गुजारा जाए। तो मुझे सच्ची बात है कि वो इमेजरी जो है वो जाफ़री साहब के यहाँ मिलती है। बाज़ औक़ात एक मिसरे में ऐसी मतलब कि एक इमेज से आप दूसरे में दाखिल होते हैं, तीसरे में होते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं और किसी जहान में जो है ये मिसरा नहीं ले गया, अब इस पर दरवाज़े खुलते चले जाते हैं। वाह। तो जाफ़री साहब क्राफ्ट कॉन्शियस थे, और बड़ा फ़नकार हमेशा क्राफ्ट कॉन्शियस होता है, उसे होना भी चाहिए। लेकिन कमाल ये है कि उनकी मेहनत जो है वो महसूस नहीं होती। ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने नज़्म को घड़ के बनाया है, नहीं लगता। वही एक बात जो अमूमन रोदकी के हवाले से मशहूर है कि जिन मिसरों को कहने में मेरे दिन स्याह और रातें सफ़ेद हो गईं,
लोगों ने सुना तो उन्होंने कहा वाह क्या आमद के मिसरे हैं। तो जाफरी साहब की नज़्म जो है उसका फ़्लो ऐसा होता है कि आप जब सुनते हैं तो ऐसे उसके साथ बहते चले जाते हैं, और ये फ़्लो जो है ये भी थोड़ी सी रुकावट पैदा करता है समझने में। तो उससे जब हम उसमें रहना शुरू कर देते हैं तो फिर वो नज़्म अपने आप को खोलती है। अच्छा, बड़ी शायरी की एक ख़ूबी ये भी होती है कि आपको भले समझ ना आ रही, उसका पहला जो इबलाग है वो आपके हवास पे होता है, आपकी समात को बड़े अच्छे लफ्ज़ लग रहे हैं, ठीक है, आपकी आँखों के सामने वो इमेजेस आ रहे हैं, ठीक है, कहीं कोई छूने की कोई इमेज आया है तो आपको महसूस होता है बाकायदा कि आप छू रहे हैं। तो इस सतह पे बड़ा शायर जो होता है वो पहले अपने आप को पहुंचाता है, वाह वाह, कारी को वो पूरे इब्लाग के बग़ैर अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और ये कमाल जो है ये जाफरी साहब में बहुत है, वो हमें समझ ना भी आए लेकिन हम जो है उसमें बहते चले जाते हैं। बस आईना खाना नज़्म में आप पढ़ते चले जाइए और ऐसे लगता है कि यार किसी हम एक और दुनिया में आ गए। अच्छा, आईना खाना के हवाले से अगर हम बात करें तो शोरा हज़रात के दरमियान भी इस पे अभी तक पूरी तरह से इत्तेफाक हमें नज़र नहीं आता कि ये पूरी एक ही नज़्म है या मुख्तलिफ़ हिस्सों में ये कही गई। जी, ये एक ही नज़्म है लेकिन उसके कैंटोज़ कह लें आप या उसके पोर्शन समझ लें तो नज़्म एक ही है। माज़ा ताबी साहब की बात से ना मुझे एक दो बातें याद आ गई। एक तो जो उन्होंने कहा कि वो वर्क करते थे नज़्म पे, तो इस्लामाबाद में थे हम, तो हम वापस आ रहे थे दफ्तर से उनके, तो उनके साथ था, तो रास्ते में कहने बड़ा चेहरा बड़ा खुशी से चमक रहा था उनका, तो बड़ी खुशी से मैं कहीं बड़े खुश है आज को ख़ास वाक़या हुआ है। कहने लगे यार मैंने नई नज़्म लिखी है और जब मैंने उसे दूसरी दफ़ा देखा तो मैंने सिर्फ एक लफ्ज़ तब्दील किया है। तो उनकी खुशी की वजह ये थी कि उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज़ तब्दील किया। वाकई सही बात है। और बड़ा चेहरा खुशी से चमक रहा था, और वो नज़्म थी रेत सहरा नहीं। अच्छा, और फिर वो नज़्म हमारे यानी कि वालिद और बेटे के दरमियान एक होता तो है ना, फिर हमारे ज़माने में तो कुछ ज़्यादा फासला था और इस तरह मुकालमे की इतनी गुंजाइश भी नहीं थी, लेकिन उनकी मेहरबानी तो इतनी खुशी में थे, वो आलम में थे कि उन्होंने पूरी नज़्म सुनाई वो। वाह। अच्छा, एक ये बात। दूसरी बात जो ये कर रहे हैं उसकी डिकोड करने के हवाले से, उसमें दो वाक़े मैं जो सीनियर लोग हैं उनके नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते हैं उन्हें। वो कहने लगे यार आईना खाना पढ़ रहे थे तो यार वो मैं पढ़ रहा था यार जाफरी साहब आप तो बेटे हैं उनके, तो आपके इल्म में शायद होगा, मैं पढ़ रहा था वो सवाल अदल था या एहतजाज था, क्या था, हजूम आम से था मोरे नातवा का खिताब। तो यार ये क्या बात है ये। अच्छा, मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा इतने सीनियर आदमी हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं, अब इनको ये कैसे कहूँ कि ये आपके तलफ़ुज़ का मामला है, इसका क्या करें। और सलेमान अलैहिस्सलाम के जो है वो वाक़या है, जब गुजरे थे चूंटियाँ जा रही थी, हजूम आम से था मोरे नातवा का खिताब। अब मोरे नातवा को मोरे नातवा पढ़ रहे थे और उसकी तफ़हीम क्या होती। दूसरा वाक़या ये हुआ कि ओरिएंटल कॉलेज में, वो भी नकाद है, नाम नहीं उनका, भी सभी दोस्त हैं, वो भी किसी से भी हर किसी के पास मुकम्मल बात होती भी नहीं है, ये भी कोई ऐसी बात नहीं है। वो कहने लगे यार ये जब नोहा पढ़ते हैं जाफरी साहब का कि अब नहीं होती हैं दुआएं मुस्तजाब, अब अब जैसे जिंदाने से तुम खुलते नहीं। तो जब हम यहाँ पहुँच सारा पूरा यार समझ में आ रहा था मंजर भाई, पूरा नोहा जब वो आता है ना, शीशा महफूज की मिट्टी है सुर्ख और सत्र मुस्तहकम के अंदर बस्तोतर बाकी नहीं, यार ये शीशा महफूज की समझ में नहीं आता है, क्या करेंगे। अच्छा, मैं फिर परेशान, मैंने कहा ये भी जनाब सामने की बात है। कहने लगे कैसे। मैं कहा ये वही वाक़या है बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा का, जिन्होंने मिट्टी करबला की मिट्टी दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब 10 मुहर्रम को सुर्ख हो जाए तो समझ जाना मेरे बेटे हुसैन को शहीद कर दिया गया। तो ये अलामत वहाँ से आई है। कहने लगे हाँ अब समझ में आ गया। अब ये मामला है डिकोडिंग का। इसीलिए मैं थोड़ा सा इजाज़ रिजवी साहब को भी थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इनका तहकीकी और इल्मी काम भी बहुत ज़्यादा है। तो जिस तरह अभी इन्होंने मंजर भाई ने बात की कि जो तलमीहाती एक निज़ाम है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जब हम ये ठान लेते हैं
कि अब ये नज़्म जो हम पढ़ रहे हैं हमने हर सूरत खोलनी है, चाहे इसके लिए हमें 20 बंदों से बात करनी पड़े। जब ठान लेते हैं तो कोई ना कोई तलमी जो है वो सामने आ जाती है। तो अब ज़ाहिर बात है कि बिलअमूम देखा यही गया है कि अमूमन उनकी जो तलमीहात हैं वो करबला के हवाले से हमारे सामने आती हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस भी हो, क्योंकि वो भी एक अल्टीमेट पेडेस्टल है। गोल्ड स्टैंडर्ड तो रेजिस्टेंस का इमाम हुसैन, हाँ जी वही है। तो वहाँ से हमारे सामने ये आती हैं और उसमें से बहुत तलमीहात उस लिटरेचर के पोर्शन में मौजूद है जो हम लोगों से बहुत दूर है या हमारी रसाई से दूर है, या बिलअमूम हमें वो ढूंढनी पड़ती हैं जाके, जबकि कुछ जो हैं उनकी शायद घरों में भी वो किताबें पढ़ी हों जिस तरह आप लोग। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मतलब हम सेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो डिकोड करने की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी, तो क्या आप समझते हैं कि इसके ऊपर कुछ इल्मी काम होना चाहिए कि कोई साहिब इल्म आदमी जिसकी इस तारीख़ के इस पहलू पे अमीक नज़र भी हो, वो तलमीहात जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट करे जो आ रही हैं जाफरी साहब की नज़मों में, और एक कुछ ऐसा इसके ऊपर काम किया जाए कि वो तलमीहात जहाँ जहाँ जो नज़र आती हैं कम अज़ कम उस हद तक वो तलमीहात उस नज़म के हवाले से ज़रूर सामने लाई जाएँ। तो मैं ये समझता हूँ कि आप जैसे जो साहिब इल्म लोग हैं और जो इस लिटरेचर पे नज़र भी रखते हैं, तो क्या आपका इस जहन में कभी ये ख्याल आता है कि इस तरह का वो काम किया जाए, या अगर हम आपसे दरख्वास्त करें कि शायद आप ये काम करें तो आप इसकी तरफ कुछ रुजू करें, कुछ इसका सोचें इस बारे में? आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है ये, और लेकिन इसके लिए पहले बात तो यही है कि बंदा खुद साहिब इल्म हो। डिकोड तो वही करेगा कि जिसको कुछ पहले कुछ पता होगा कि अब एक नज़्म में एक लाइन आती है कि पहले उठी का बेटा जिसके टखने ज़ख्मी। अब वो एक साहब ने मंजर साहब के बारे में कह दिया कि शायद ये लाइन मंजर साहब के बारे में उन्होंने, क्योंकि पहले उठी का बच्चा है। अब उनको अगर बताया जाए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में ये, तो वो कहेंगे कि जी ये कहाँ से आपने कैसे अंदाज़ा लगा लिया। तो कहीं एक गुफ्तगू हो रही थी तो मुझे किसी ने कहा जाफरी साहब समझ में नहीं आते बिल्कुल भी। तो मैंने उनको कहा कि जी डॉक्टर कदीर अगर फ़िज़िक्स पे कोई लेक्चर दे रहा है हमें समझ नहीं आ रहा, तो ये मतलब नहीं कि वो गलत कह रहे हैं। हमें उस सतह पे पहुंचना चाहिए। यही हादसा खालिद अहमद साहब की किताब तशबीब के बारे में हुआ कि उनके करीबी दोस्त जो थे उन्होंने उसको तकरीबन ये कह के रद्द किया कि यार बहुत मुश्किल ज़बान है, ये बात बनती नहीं। जाफरी साहब की आईना खाना को भी बहुत सारे लोगों ने यही करके उसको साइड पे रख दिया। मैं समझता हूँ कि नज़म की ख़ानगी अभी मुकम्मल ही नहीं हो पा रही लोगों से, वो तरीक़ा ही नहीं दरियाफ़्त हुआ नज़म को पढ़ने में। बिल्कुल, क्योंकि सारी रिवायत गज़ल के पढ़ने की मौजूद है कि शेरों को किस तरह पढ़ा जाता है, नज़म पे लाइन कहाँ ख़त्म हो रही है, दोबारा कहाँ शुरू हो रही है। अगर ये एक वाक़या उन्होंने करबला का बताया है तो एक लाहौर का वाक़या बता रहे हैं, तो दरमियान में क्या वो चीज़ बयान कर रहे हैं। आज का नक्काद, हमने अभी हल्का अरबाब ज़ौक़ में एक मुज़ाकरा भी मुबाहिसा इस पे किया है, नक्काद की मौत। वो नक्काद की मौत इसलिए यकीनी बना दी गई है कि वो कहते हैं कि जी ये जो है ना, जैसे ताबी साहब ने कहा 20 रुपये मन आटा हो गया, या जालिब साहब के उन चीज़ों को लेके, या नासिर कादमी की मशहूर गज़लें या नदीम साहब की मशहूर चीज़ें लेके उनके ऊपर नकाद लिख रहा है, लेकिन जहाँ पे उसको मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ पे वो लिखता ही नहीं, सिरे से नहीं लिखता। तो इस पे जो आपने बात की है ना, वो मैं तो ज़ाहिर है एक शायर की हैसियत से बात करता हूँ। हमारे यहाँ मौजूदा दौर में जो अरबी फ़ारसी जानने वाले लोग हैं उन्होंने इसको अपने लिए मुश्किल समझ लिया, और वो ये कहते हैं कि शायद जाफरी साहब को अगर कुछ टाइम मिला होता और एक दो लोग एयरपोर्ट पे आ रहे जा रहे होते तो शायद वो नकाद डिकोड करना शुरू कर देते। लेकिन अब जाफरी साहब वो काम तो करा नहीं सकते, जाफरी साहब वो काम तो करा नहीं सकते, आपका सामान तो छुड़वा नहीं सकते, सही बात, आपको डॉलर तो सस्ते दिलवा नहीं सकते। हद तो ये है कि लोग पान लेने जाते थे उनके पास कि जी पान दे दें हमें सस्ते, तो शायद वो अगर वो ज़माना होता तो 1 किलो पान के ऊपर कोई एक नज़म वो डिकोड कर देते।
सही बात। लेकिन अब वो नकाद ही नहीं रहा कि जो थोड़ी सी मेहनत करे, कोई इतना बड़ा भी नहीं है, आखिर वो उर्दू ज़बान का ही शायर है और फ़ारसी और उर्दू मिल के ये ज़बान समझ में आती है, पूरी करोड़ों लोग इस ज़बान को बोलते हैं। इतना मुश्किल भी नहीं है कि हम किसी बिल्कुल अरबी दान या फ़ारसी वाले बंदे को बिठा के कहें कि जी जाफरी साहब की ये लाइनें समझा दें। थोड़ी सी समझ होनी चाहिए बंदे को, और वो जो है ना सब्र वो होना चाहिए कि जब तक आपके जहन में आता है आप सवा पलट के आगे निकल जाते हैं, तो वो पिछला आपको क्या समझ आएगा। थोड़ा सा सब्र करके नज़म को पढ़ने की तरतीब अगर कौम में आ जाए या हमारे शायरों में आ जाए या उन नकादों में आ जाए जो अभी तक गज़ल के नकाद हैं, कि 2 शेर उठाए और उनकी तशरीह कर दी और बता दिया, और ये बता दिया जी ये शेर तो वो क्लासिक शोरा के उसमें भी है, इसलिए ये 5 शेर तो हम अलग निकाल देते हैं, ये 2 शेर इनके हैं, इसमें भी एक मिसरा मेरा है। हाँ, ये नकात आजकल ऐसे काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को अगर हम अलग भी रखें तो जाफरी साहब को इतना डिकोड करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिकोड अगर शायरी हो जाए तो वो बेकार हो जाती है। हाँ, कि वो सब कुछ आप और जितनी देर वो तयदारी बरकरार रहती है आप आगे वो सफ़र करते हैं अगले ज़माने में। अगर गालिब को उसी वक्त में या ज़ौक़ को आज़ाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद उसी तक डिकोड कर देता तो वो आज हम तक ना पहुँचते, लोग समझ लेते कि ठीक है। तो ऐसे हम नक्कादों से गुजारिश करेंगे, इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे जो लोग, कि भाई आप लोग इस तरफ आइए। अब वो नासिर काज़मी की एक गज़ल या फैज़ साहब की एक गज़ल, और वो गज़ल भी वो सिर्फ गुलकारों के हवाले से जानते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि ये फैज़ की है या नासिर काज़मी की है। वो कहते हैं उसने गाई है। इस गज़ल पे मैं एक पूरा मजमून लिख सकता हूँ बड़े आसानी से, जिसमें मैं फैज़ के बारे में कम और गुलकार के बारे में ज़्यादा बात करूँगा। तो जाफरी साहब को पढ़ने के लिए एक थोड़ा सा सब्र चाहिए, नज़में डिकोड हो जाएंगी वक्त के साथ साथ। यहाँ मैं एक बात मैं करना चाहता हूँ जो बड़ी एजाज़ रिजवी ने कहा, हम शायद एक और तरफ जा रहे हैं कि हमारे जहन में है कि शायद हम ये चाहते हैं कि अख्तर हुसैन जाफरी आम लोगों तक भी, मतलब बिल्कुल जो एक है सतही जहन भी इसको समझने की समझ जाए। तो ऐसा होता नहीं है। कहीं भी बड़ा अदब जो है ना, किसी भी जगह जहाँ भी मौजूद है, कोई अख्तर हुसैन जाफरी नहीं, दुनिया में जहाँ भी है वो बिल्कुल आम जनों तक पहुँच भी नहीं सकता। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और वो वही जो तरबियत याफ्ता जहन जो उसकी तरफ है वही उसको समझते हैं। अब आज अगर ये हम तस्वीरों को प्रकाशों की नहीं समझ सकते, या आज हम उन नज़मों को नहीं समझ सकते जो इंटरनेशनल, या हम नावल नहीं पढ़ सकते, गालिब की शरह आज तक लिखी जा रही है उसे नहीं समझ सकते, तो हम अख्तर हुसैन जाफरी के हवाले से ये कैसे तय कर सकते हैं कि ये हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जो शायर जो जैसे इन्होंने बात की कि ये तो हमारी सहूलत के लिए हम बदकिस्मती से, क्योंकि शोबा ऐसा बन गया है कि एक ज़रूरत बन गई है कि उर्दू का शोबा है, रिसर्च का काम भी होना है, वो होना है, तो वो एक हमारे यहाँ लॉट ऐसी आ गई है कि जिसमें जो है ना वो मेहनत का अमल दखल नहीं है, ना तालिब इल्मों में ना उस्ताद असातिज़ा में। वरना बतौर लिटरेचर जब हम अख्तर हुसैन जाफरी को लेते हैं तो वो उन लोगों में खड़ा है जिन्हें कुछ लोग समझ रहे हैं और जिन लोगों को समझना चाहिए। अगर गालिब को यहाँ अगर अक्सरियत नहीं समझती या मतलब उसकी शरह जाके पढ़ के वो शेर को समझती है तो गालिब छोटा शायर तो नहीं हो गया। तो ये मेरा ख्याल है ये इतना इशू नहीं है कि हमें ये वहाँ तक पहुँचाना, पर जिसने पहुँचना है वो पहुँचेगा, ज़रूर पहुँचेगा, और वो वहाँ मौजूद है अख्तर हुसैन जाफरी जो एक आला अदब जिसे मेयार करार देते हैं। ये देखिए बाकी छांटी हो जाता है, हर दौर में छांटी हो जाता है, बहरहाल रहता वही अदब है जो एक जिसको समझने के लिए आपको उठना पड़ता है। अगर आप उठते हैं और लोगों तक वो अपनी मानवीयत अपनी ज़ाहिर करता है और समझता है, फिर वही फन पारा वहीं करार पाएगा ना, वही करार पाएगा ना, वरना तो फिर अखबार हो जाएगा, वो तो फिर सबको समझ आती है। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी इसमें ज़रूर अभाम रहना चाहिए लिटरेचर में, इसकी परतें होती हैं, ये नहीं। अच्छा, यही सवाल मैं रखता हूँ अब्बास तावे साहब के सामने कि परतें रहनी चाहिए। बिल्कुल रहनी चाहिए। जो फन पारा बसर हो गया उसकी तो ज़िंदगी खत्म हो गई, वो बहुत खूबसूरत बात, बसर होते रहना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, असल में आज हम जितने भी गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं ऐसे सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं हम सारी जिम्मेदारी नकाद पे डाल के खुद बरी ज़िम्मा होना चाह रहे हैं कि ये उसकी ज़िम्मेदारी है। उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है
क्योंकि नकाद जो होता है वो शायर से अलग नहीं होता। अगर इलियट बैक वक्त बड़ा शायर और बड़ा नकाद हो सकता है, एज़रा पाउंड हो सकता है, फिराक गोरखपुरी हो सकता है, तो अब शायर क्यों नहीं हो सकते? वाह। असल में ये हमारी मजमूई कोताही है कि हमने एक बना लिया कि ये नकाद की ज़िम्मेदारी है। ऐसा नहीं है। असल में एक नंबर छापा था कासमी साहब ने, अख्तर हुसैन जाफरी नंबर। मेरा ख़्याल में वो काफ़ी लोगों को उन्होंने कहा भी और वो उजलत में शायद छापा गया। ठीक है। उसके बाद असल में जाफरी साहब पे मुसलसल इस तरह की सेटिंग्स होनी चाहिए थी। वाह। आज असल में इन सेटिंग्स का फ़ायदा ये होता है कि हम लाउड थिंकिंग कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अब हमने ही डिकोडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ऐसी बात नहीं है कि चीस्ता नहीं है वो नज़्म के जो हमें समझ नहीं आती। वाह। उसके का इब्लाग भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। और तलमीहात का जहाँ तक मामला हसनैन ने छेड़ा, फ़रहंग तलमीहात एक बड़ी मशहूर किताब है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई तलमी ऐसी होगी जो उसमें रह गई हो। अगर रह गई हैं तो ये काम हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल ठीक। तो अगर हम ये तय करके उठें कि हमें कुछ करना चाहिए ख़ुद, तो मेरे ख्याल में हम गिला गुजार नहीं होंगे। क्या बात। तो हमारी गिला गुजारी के अंदर जो है वो अपनी कोताही जो है वो भी कहीं छुपी हुई है। मेरा ख्याल है इसी मुकाम तक हम पहुंचना चाह रहे थे वैसे भी, कि हम इस मुकाम तक पहुंच जाएं कि वो कि यहाँ तक हो ही जाए। और इसमें मैं, जैसे आपने मौत के हवाले से बात की कि शायर बड़े करीब से मौत को देख लेता है। एक वाक़या रात को सुना रहे थे मंजर भाई, मैं चाहूँगा कि वो आप सबको सुना दीजिए कि किस तरह से उनको अदराक जी, किस तरह से अदराक हुआ कि 6 महीने के बाद या कुछ अरसे के बाद मैं नहीं होगा और मेरे बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि आने का तो सबकी बारियां हैं, जाने की तो कोई बारी नहीं है। किसको क्या पता कौन पहले चला जाए। जाफरी साहब शादमान में रहते थे, तो मैं गया मिलने के लिए। मंजर भी थे और अमीर भी थे। तो उन्होंने नज़्म सुनाई, आखिरी उजाला नज़्म लिखी हुई थी। वो उनके डिक्शन से थोड़ी हटी हुई नज़्म है, यानी पर्शियनाइज डिक्शन नहीं है उस तरह जो थके थके हो से शुरू होती है। तो मैंने सवाल किया, मैंने कहा जाफरी साहब आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। अच्छा। तो मुझे इदराक हो गया था कि ये शायद आखिरी नज़्म होगी या ये हमारे हाथों से जाने वाले हैं। वो नज़्म बता देती है। तो शायर जो होता है और ख़ुद जो नज़्म लिखने वाला है उसे इदराक नहीं होगा तो किसको होगा? और वो नज़्म हम शामिल कर सकते हैं जी, यहाँ है कि है जी। उसकी ओपनिंग मिसरा चुरा देता हूँ ज़रा ज़्यादा। जी जी सख्त नज़्म सही। तो वही है कि थके थके हो, बुझे बुझे हो, बस अब तो पेशे कदम यही आखिरी उजाला है। आखिरी आसमां की आखिरी तराई है और थके हुए आफताब तेरे गुरूब का वक्त आ गया है। ये तो बहुत करीब, और ये तो बिल्कुल वही है। तो ये तशरीफ लाए हुए थे, तो हम भी पास ही बैठे हुए थे। उनको शायद चाय लेकिन तरीद के लिए लेके गए, तो ये कह रहे थे उनसे कि आपकी तबीयत ठीक है, नज़्म तो बाद में हम सुन लेंगे आपसे, तो आप ये बताइए आपकी तबीयत ठीक है, आपने ऐसी नज़्म क्यों कही? इनकी मोहब्बत थी जाफरी साहब से। अच्छा, वो जो आपके साथ एक वाक़या गुजरा कि जिस वक्त आप उनके किसी दोस्त के पास, इंतकाल के बाद मैंने ज़ाहिर है आप जस्तजू होती है कि आप किसी नौकरी की ख्वाहिश में निकलते हैं, और फिर ये एक इंसानी नफ्सियात है। आप कहते हैं कि जिस महकमे में मेरे वालिद थे मैं भी उसी महकमे में जाऊँ, ताकि जो जहाँ से वो ख्वाब टूटा है वो सिलसिला वहीं से जुड़ जाए और ज़िंदगी फिर वहीं से शुरू हो जाए, तो ज़िंदगी को आप दोबारा उसी तरह। तो मैं चला गया, FBR के चेयरमैन थे रियाज मलिक साहब। तो मैं भी नया मैंने लॉ किया था और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा कुछ समाजी जो एक इंट्रैक्शन जिसे कहते हैं उसका भी मैं इतना ज़्यादा आदी नहीं था। तो मैं चला गया सीधे, बगैर उनसे अपॉइंटमेंट लिए। तो मैं चला गया, मैं जाके नहीं थे वहाँ उनके PS। तो मैंने कहा जी मुझे रियाज मलिक साहब से मिलना है। कहने लगे जी आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मैं कहा जी मैं लाहौर से आया हूँ। तो जी आपकी अपॉइंटमेंट है? मैंने कहा मेरी तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। तो कहने लगे वो तो प्रेसिडेंट साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो आपको कैसे वक्त देंगे? तो मैं कुछ मेरे अपना कुछ बचपना और कुछ कॉन्फिडेंस, कुछ ये है कि मैं अख्तर हुसैन जाफरी साहब का बेटा हूँ, तो
वो मैंने कहा जी आप जाके चिट्ठी दें उन्हें, वो उनको ना बुलाएं तो ठीक है, अगर बुला लें तो फिर आपको क्या मसला है, आप चिट्ठी देने में आपको क्या प्रॉब्लम है। तो मेरी वो कुछ ज़िद को देखते हुए या ये सोच के कि अगर ये 9 बजे आदमी सुबह यहाँ पहुँच गया तो सुबह 4 बजे तो लाहौर से चला होगा तो इसको उन्होंने कहा जी ठीक है जी मैं चिट्ठी भिजवा देता हूँ। तो वो चिट्ठी उन्होंने भिजवा दी। वैसे इस हवाले से मुझे उन्होंने मजलूम ज़्यादा समझ लिया था मेरे लिए कोई ऐसा मामला भी नहीं था कि मैं कोई बड़ी किसी सख्त हालात में था, ऐसी बात नहीं थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल वो मैं चिट चली गई उनको अंदर, तो वो मैं अंदर गया तो भागा भागा बाहर है, कहती उनको सदर साहब के पास जाना तो अब जल्दी से कह रहे हैं जल्दी से भेज दें। तो जैसे ही मैं उनके दरवाजे की तरफ बढ़ा तो मलिक साहब ने उनकी मेहरबानी, वो जाफरी साहब से बेहद मोहब्बत करते थे, उन्होंने दरवाज़ा खुद खोला, चेयरमैन साहब ने कहा जी मतलब आप भाई अंदर आए, जल्दी जल्दी अंदर आ जाए, मेरे सदर साहब के साथ मेरा वक्त है, आप अंदर आए। तो मैं अंदर चला गया जी, कहने लगे बैठे। तो जी बताइए कैसे आए। तो जो देखा भाई जल्दी से निकली चाय लेके आए, ये चाय पीने इस दौरान जो भी काम है मुझे बता दें, नाची नीचे भाई गाड़ी लगवाएं, अब मुझे जाना है ये। मैंने कहा जी किस तरह, मेरे वालिद साहब की वहाँ इंचार्ज थे एयरपोर्ट पे, तो उसी ड्यूटी के दौरान ही उनका इंतकाल हुआ है, तो ये कानून भी है, मेरा हक भी है, तो मुझे उसी सीट पे जो है, सीटें आपके पास खाली हैं, कानून भी यही कहता था मुझे अब लगा दें इसमें। बस क्या आप इसलिए आए। मैं कहा जी, कहते हैं जी मैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो तो सदर साहब हैं, मैं आपका केस फॉरवर्ड करूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, आपका हक है कानूनी तौर पर भी। एक बात जो है वो जाफरी साहब की सुन लें, वो ज़रूरी है आपके लिए, बाकी जैसे आप कहेंगे मैं करूँगा वैसे। वो कराची तशरीफ़ लाए इंतकाल से 6 माह पहले, तो परवीन भी कराची में थी, तो मुझे परवीन ने फ़ोन किया और कहा जी कि जाफरी साहब आए हुए हैं। तो हमने कहा चल, जब उनसे मिलने के लिए गए तो बैठे रहे, शायरी होती रही। तो जब हम उठे जाने के लिए तो मुझे कहने लगे कि मलिक साहब आपसे एक बात करनी है। जी भाई। कहने लगे मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा मंजर है और छोटे का नाम अमीर है, तो मैं हूँ जाने वाला आदमी, मैं किसी वक्त भी चला जाऊँगा, क्यों? तो मेरे इंतकाल के बाद इन दोनों में से कोई ना कोई आपके पास ज़रूर आएगा मुलाजमत के लिए, ज़ाहिर ज़िंदगी गुजारनी। तो बड़ा बेटा है तो उसे कहें कि आपने लॉ किया है तो आप लॉ प्रैक्टिस करेंगे, इम्तहान दे दें मुकाबले का अगर आप नौकरी करना चाहते हैं। और छोटा बेटा अमीर आए तो उसे कहिएगा कि वो कोई बिज़नेस कर ले, उसका रुझान है, या फिर यह कि टीवी की तरफ, ड्रामा की तरफ उसका रुझान है तो पीटीवी में आ जाए, इस तरह का काम कर ले। इस महकमे में उसे जो है वो उनको नौकरी नहीं देनी। तो जाफरी साहब तो मुझे मना कर गए हैं, मैं समझता हूँ वो एक इंटेलेक्चुअल थे, पोइट थे, उनका एक अपना है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपका इसको रिकमेंड कर देता हूँ। तो मैंने कहा जी आज जो जुस्तजू थी मेरे अंदर जाई, या जो एक इज़्तिराब था इस हवाले से कि मुझे इस महकमे में जाना है, तो आज आपकी मेहरबानी वो तो ख़त्म हो गया आपने बता दी ये बात। तो ये अब तो ये इसके लिए मैं नहीं हूँ, बस मैं ये है कि मैंने लॉ किया हुआ है, तो मुझे ये है कि इसका आपका पैनल होता है यहाँ पे FPR का, CBR उस ज़माने में कहते थे उसे, तो मुझे इस पर ले आए तो मुझे केसेस मिल जाएंगे, तो आई वुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लॉ, मैं अपनी लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर देता। तो फिर उन्होंने फिर मेरे लिए बड़ी मेहरबानी किसी वक्त नोटिफिकेशन कर दिया और फिर उसको फिर बैठ भी करवा दिया, उसका एक लंबा आगे बाकी आप जानते हैं उसको ज़रूरी बात है। अच्छा दूसरी एक बात में और जो सवाल है उनका था पिछली पुरानी शायरी के हवाले से, मैं वही पूछ रहा, अभी वो ब्रेक में इन्होंने याद दिलाया एजाज भाई ने, उन्होंने कहा कि जी वो कासमी साहब ने जब नज़मों की ब्रेक आई तो कासमी साहब ने कहा अब अगर तुम नज़में नहीं भेजोगे तो मैं फिर तुम्हारी गज़लें छाप दूँगा, तो उन्होंने कहा था नहीं गज़लें नहीं छापनी। तो वो सवाल था कि वो क्या एक तो यह है कि जो भी ताबी साहब ने बात की बड़ी आला बात थी, उससे मुझे एक नुक्ता मिला, और एजाज साहब की बात में से भी, उनका एक इंटरव्यू छपा था नवाए वक्त में जो ताल्लुक़ कासमी साहब ने किया था आईना खाना छपने के बाद। उनका जब सब कुछ नज़मों में ऐसे एहसास होता है कि जैसे कुछ दिक्कत होगी उनको समझने में, तो उन्होंने कहा कि कारी के पास अपना शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। जो पढ़ना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो उसी तारीख़ी और उसी इल्मी और उसी तहजीबी शऊर के साथ आए। क्या बात है। अगर वो ये शायरी पढ़ना चाहता है तो, अगर नहीं है तो ये कोई ज़बरदस्ती का काम तो है नहीं, ये आपने से ज़रूर पढ़ना है। अच्छा ये बात, ये इनकी बात को सेकंड कर रहा हूँ। दूसरी बात उनकी पुरानी शायरी के हवाले से, क्योंकि वो ऐसा वाक़या जो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, ज़ाहिर उनका बेटा होने की हैसियत से, तो मेरी उम्र उसको 5-7 साल होगी, तो 2 मजमूए उनके छप रहे थे जिन्हें इदारा अल तहरीर वाले जो वो छाप रहे थे, खालिद सैफुल्लाह जी। और खालिद सैफुल्लाह के जो वालिद थे मोहम्मद हुसैन शाह साहब, आप जानते हैं, वो बड़े आला दर्जे के ख़ताब थे, बहुत आला दर्जे के। तो उन्होंने वो दोनों किताबें जाफरी साहब की जो है वो बाकायदा बटर पेपर पे हो चुकी थी, उस ज़माने में बटर पेपर पे होते थे, फिर उसके बाद फिर छापा जाता था। एक जो किताब थी उसका उन्वान नाम था अक्स और फासले, और
और दूसरी एक और किताब थी, शायद बड़ी नाम उसका पूरा जहन में नहीं है, बार वो भी थी, दोनों किताबें थी। अच्छा, तो एक दिन आए तो कहने लगे यार वो मैंने वो कैसे सुना दूँ, थोड़ा सा है उसमें तो वो कहने लगे यार कि ये मैंने नाम किताब का नाम अक्सर फासले रखा था, तो ये फ़नून में इसका इश्तहार भी छपता रहा है, तो यार वो अमजद ने अपनी किताब का नाम अक्सर रख लिया, तब तो ये नाम तो मैं नहीं रखूँगा, इस नाम को तब्दील कर देते हैं, तो दोबारा हो जाएगा इस मामले में। अच्छा, तो कहने लगे यार ये नाम तो अब रहने दे, कोई नाम और सोचता हूँ। फिर मोहम्मद हुसैन शाह साहब के पास गए, वो इस्लामिया कॉलेज के पास रहते थे, उन्होंने जाके कहा कि फिर नाम तब्दील कर दिया गया उसका, कि अभी मुनासिब नहीं है, किताब छप गई है अक्स के नाम से, अमजद इस्लाम साहब। खैर मुझे एक दिन कहने लगे कि उस ज़माने में गैस, ये सुई गैस तो थी नहीं, तो कैरोसिन ऑयल से भी घरों में होता था। मुझे कहते कि यार वो कैरोसिन ऑयल ले आओ। मैंने कहा जी ठीक है, कैरोसिन ऑयल ले। तो मैं लेने जाता था, वही कैन पकड़ा और जनाब मैं स्कूल से आया, निकर पहनी हुई, कैरोसिन ऑयल लेने के लिए मैं निकल गया। वापस आया तो कहने लगे मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो वो एक वो था, वो लोहे का वो थाल सा, उसमें दोनों मुसद्दे फेंके, उसके ऊपर वो कैरोसिन ऑयल डाला और उसे आग लगा। क्या है ये हम बड़े क्योंकि हम एक्साइटेड थे कि हमारे अबू की किताबें दो आ रही हैं जी, 2 मजमूए आ रहे हैं। तो सभी ने पूछा, मेरी वालदा ने भी पूछा कि ये आपने क्या किया ये किताब? कहते नहीं नहीं, जो मैं लिखना चाहता हूँ ये वो नहीं है। बड़ी बात। अच्छा, उसमें ऐसी ऐसी आला नज़में थी जो बाद में वो सुनाया भी करते थे। ऐसी ऐसी गज़ल भी थी जो उन्होंने वो अपने कॉलेज के दौर में लिखी, वो जो मुशारे होते हैं, तरी मुशारे, वो था दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के। तो उन्होंने लिखा था कि वक्त सहर बुझा के दिए इंतज़ार के, वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के। उसमें उन्होंने यहाँ पे ओरिएंटल कॉलेज में वो मुशायरा भी जीता था उसको, जब लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे। और फिर एक वो नज़म का मुशायरा हुआ, तो उन्होंने वो नज़म सुनाई जिसका आखिरी मिसरा था कि चश्मा चश्म, वो खुशी से सुनाते थे आबदरी आबद साहब का ये वाक़या कि चश्मा चश्म तुझे चश्मे तमाशा का सलाम, मेहर इमरोज़ तुझे शायर फ़रदा का सलाम। अब ये उन्होंने जब ये नज़म अपनी कंक्लूड की तो हाल में क्लैप होगी, तो वो वापस जा रहे तो आबदरी आबद उठ के खड़े हो गए। ये अबू बड़े शौक़ से बात बताया करते थे, तो कहते थे कि वो बड़े इश्तियाक से, खुशी से कहते आबदरी आबद साहब खड़े हुए, कहते कि भाई मानते हैं शायर फ़रदा। तो वो फिर बड़ा इहतराम का रिश्ता था उनके साथ। अच्छा, ये एक वाक़या जो दोनों किताबों के हवाले से। फिर ये हुआ कि उनकी मुलाकात हो गई कासमी साहब से लाहौर रेलवे स्टेशन पर। तो कासमी साहब ने कहा कि आप कहाँ गायब होंगे, आप तो अरसा गुजर गए, आपने तो कभी लिखा नहीं, ये वो आपकी चीज़ें मैं छापा करता था इमरोज़ में भी। और ये उन्होंने कहा जी मैं बस जो लिखना चाह रहा हूँ वैसे। कहते नहीं, आप मुझे अब वादा करें कि आप मुझे नज़म भेजेंगे। जाफर साहब कहते मैंने उनसे वादा कर लिया कासमी साहब से कि मैं अब नज़म भेजूँगा। तो इन्होंने वो नज़म लिख के भेजी इज़रा पाउंड की मौत पर, तो तुझको किस फूल का कफन हम दें तो जुदा। अच्छा, ये सुना दीजिएगा ज़रा। तुझको किस फूल का कफन हम दें, तू जुदा ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ खाली। क्या यार, इंतज़ार बहार भी करते, दामने चाक से अगर अपने कोई पैमान फूल का होता, आ तुझे तेरे सब्ज़ लफ्ज़ों में दफन कर दें कि तेरे फन जैसी दहर में कोई नौबहार नहीं। क्या दहर में कोई नौबहार। कासमी साहब कहते हैं जब मैंने ये अपने मजमून में भी ये लिखा है कि जब मैंने ये नज़म पढ़ी तो इसमें जो इस्तारों की और तशबीहात की जो एक दुनिया थी, एक कहकशां थी, उसे देख कर मैं हैरान रह गया। तो मैंने जाफर साहब को ख़त लिखा, क्या मुझे एक दफ़ा मिलिए आकर। ये जाफर साहब ने भी मुझे वाक़या सुनाया था। तो उन्होंने कहा जी कि जब जाफर साहब मेरे पास आए तो उन्होंने कहा, जब इनके पास गए, उन्होंने कहा जी देखें जाफर साहब, अगर तो आप मुझसे वादा करें कि आप आइंदा गायब नहीं होंगे और मुसलसल लिखेंगे, तो फिर इस नज़म को मैं वहाँ छापूँ जहाँ इसे छापने का हक़ है। तो वो कहते हैं मैंने उनसे वादा किया कि मैं आइंदा आप लिखता रहूँगा। उन्होंने उस वक्त 40 साल या 41 साल उम्र होगी उस वक्त उनकी, उस वक्त जब उन्होंने 2 मजमूए अपनी नज़र आतिश कर चुके थे। तो उन्होंने वो नज़म जो है कासमी साहब ने हिस्सा नज़म का आगाज़ जाफरी साहब की नज़म से किया। क्या और कितने सीनियर लोग थे उस ज़माने में, ताबी साहब जानते हैं, कमर रज़ा शहराज साहब ये जानते हैं, रिजवी साहब तो मुसलसल वाबस्ता रहे। फिर उसके बाद उन्होंने फिर मुसलसल लिखा उसमें, और ये यकीनन इसमें कासमी साहब जो है फिर वो बड़े बड़ा क्रेडिट है उनका इन हवाले से, बहुत क्रेडिट, बड़ी मोहब्बत है। जाफरी साहब की
लफ्ज़ के ऊपर जो मबाहिस हैं, यानी पूरी रात चलता रहा। तो अब उसी चाहे आप सब हजरात नौजवान थे उस दौर में, लेकिन खुशकिस्मती से आपने वो दौर मुशाहिदा किया है उस दौर का कि जब ये मुबाहिस आम हुआ करती थी कि लफ्ज़ के ऊपर बैठे हैं और बातचीत चल रही है, पूरी रात चल रही है, और इल्म वाले बैठे हैं, जाफरी साहब बैठे हैं, खालिद अहमद साहब बैठे हैं, और जनाब लफ्ज़ के ऊपर बहस चल रही है। ठीक है, वो दौर तो आपने देखा है। तो आज आके हम ये देखते हैं कि अब तो ये बहस अनका, इसका मतलब वो कहते हैं क्या वक्त ज़ाया करने वाली बात है। तो क्या उस वक़्त ये कोई रेलेवेंट चीज़ थी आपके नज़दीक? ऐसी बात, ये बड़ी अच्छी बात की, और वाकई वो सख्तगीर लोग थे। और खालिद साहब ये नहीं, मतलब उसको तरबियत हुई है। मसलन शायद उस लम्हे यानी हमें बुरा भी लग जाता हो बाज़ दफ़ा किसी चीज़ पे कि खालिद साहब ने या उसने कहा नहीं ठीक नहीं है, ये नहीं ठीक, तो उस वक्त शायद, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो ट्रेनिंग थी उन लोगों की कि जो वो चाह रहे थे कि नहीं इससे ऊपर उठें। मतलब अगर आप सहूलत के साथ किसी को छोड़ दें तो सहूलत में रह जाएगा, वाह वाह, ये एक नुकसान होता है। मैं समझता हूँ काज़मी साहब से लेके ये पूरा जो हल्का था ना, मतलब ये खुद एक सतह पे खड़ा था। तो जो हम जैसे लोग आते थे जिनके अंदर एक स्पार्क देखते थे, वो तो उनकी ख्वाहिश होती थी कि ये उठें, और वो उन्हें बल्कि बाज़ दफ़ा गुस्सा भी आता था कि यार इन्हें हमारी चीज़ ही नहीं पसंद आती। मसलन खालिद साहब तो डायरेक्ट कह देते थे ना कि यार इन्हें हम लिखते हैं, हम कुछ भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं, उसके पीछे एक फ़लसफ़ा था, फ़िक्र थी, और वो उनकी सोच थी कि ये यहाँ से भी उठें। अगर इन्हें ये आसानी दे दी तो ये आसानी पे ठहर जाएंगे। ये बड़ी ट्रेनिंग थी, और मैं समझता हूँ यही वजह है। ये ताबिश साहब आज ही बात हो रही थी, ताबिश साहब ने बड़ी अच्छी कि जब मैं नहीं लिखता तो मैं अब भी डिक्शनरी खोल के मैं किसी लफ्ज़ को बैठ जाता हूँ और उसके मफाहिम तलाश करता हूँ। तो ये वो बेसिकली वो पीछे से एक प्रैक्टिस है, एक पीछे से एक आपकी आदत बनी हुई है कि आप ज़रूर पढ़ेंगे। अब ये शायद उस वक्त उन असातिज़ा की, उन लोगों की मेहरबानी कि हमें उन्होंने इस रास्ते पे डाला हुआ था कि नहीं ये आसान नहीं लेना इसको। हमें आप लोगों ने इस रास्ते पे डाल दिया थोड़ा बहुत, ये बात ठीक है, लेकिन उससे आगे अब मुझे समझ नहीं आ रहा। ये हसनैन, ये देखो ये अच्छा हुआ, ये उसकी वजह है कि अब आप इसी कि ठीक है कि वो इसका फ़ायदा है। मैं समझता हूँ कि यही सख्त। आज भी हम आप लोगों को देखते हैं, ख़ासतौर पर ताबिश साहब को देखते हैं ना, तो लगता है कि उस सिलसिले की कोई आखिरी कड़ी आ गई है जो अपना 100 साल या 40 साल या 50 साल पीछे झांकना समझती थी कि ये झांकना ज़रूरी है। एक वाक़या और मैं सुनाना चाहता हूँ। फ़नून में एक नज़्म छपी खालिद अहमद साहब की, उसमें उन्होंने लफ्ज़ जलब बांधा हुआ था। उन दिनों उनका ट्रांसफ़र तरबेला में कर दिया गया था। उसकी वजूहात क्या थी वो मंजर हम जानते हैं। तो फ़नून आया, मोबाइल वगैरह होते नहीं थे। मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार उस्ताद ने तो लफ्ज़ ही गलत बांध दिया, जलब तो नहीं है, जल्ब है, जल्ब ज़र, जल्ब मनफ़ियत। मैं गया कासमी साहब के दफ्तर, मैंने कहा सर ये लफ्ज़ तो जल्ब नहीं होता। कहते हैं हम सुना तो यही है। फिर जितने लुगात थे उन्होंने देखने शुरू किए, सब में वो जल्ब था। आखिर में वो डिक्शनरी बोर्ड कराची की जो वो बड़ी लुगत है उसमें देखा तो उसमें पता चला कि ये लफ्ज़ जल्ब नहीं जलब ही है अरबी से। तो इसे गलत बांधा गया जो अब तक। फिर खालिद साहब को पता चला तो कहने लगे यार तू मेरे को पूछ लेना सी, उत्थे जरूर जाना सी। असल में लफ्ज़ ही एक ऐसा टूल है जिसके शेड्स जो हैं, मानवी शेड्स, पहले जो नॉन है वो तो हमें पता होने चाहिए ना, वाह, फिर उससे आगे मामला है कि शायर ने उसमें क्या मानवी शेड्स नए ऐड किए हैं। बेशक, बिल्कुल सही। अब जैसे मैं आज ही जिक्र कर रहा था कि गालिब का शेर है कि 100 पुश्त से है पेशा आबा सिपागरी, कुछ शायरी ज़रिया इज़्ज़त नहीं मुझे। तो मैं अक्सर सोचता था कि भाई सिपागरी जो है ये कभी भी इज़्ज़त का पेशा रहा नहीं है, तो गालिब क्यों मतलब उस पर फ़ख्र कर रहा है। शायरी को वो समझता ही कुछ नहीं है कि सिपागरी जो है यही असल में बायस इज़्ज़त है। मैं एक दिन बैठा, वो लुग़त, एक नूरुल लुग़त खोली मैंने, ऐसे ही मैं रैंडम एक सफ़ा निकला, इज़्ज़त लफ्ज़ लिखा हुआ, उसमें को जनाब को 15-20 लाइनों की वो उसके मानी लिखे हुए। मैंने कहा यार ये कौन सा मुश्किल लफ्ज़ है जो इतनी तशरीह लिख दी। उसमें पता चला कि वह तो इज़्ज़ो मंतशाओ, अल्लाह जिसे चाहे गालिब कर दे।
इज़्ज़त का मतलब गालिब आना। अहले फ़ारिस ने उसे तकरीम और रिस्पेक्ट के मानों में इस्तेमाल किया। जब वो मैंने पढ़ा तो मुझे समझ आई कि गालिब ने इज़्ज़त जो है वो तकरीम के मानों में इस्तेमाल नहीं किया, गालिब के मामले में इस्तेमाल किया। क्या बात, क्या बात। उस्ताद ने ऐसे ही नहीं लिखा। ये चीज़ें जो है ना, ये हमें नई नस्ल तक ये चीज़ें पहुंचानी चाहिए। मुझे अभी भी याद है एक हल्का बाबा ज़ौक़ का इजलास था, उसमें आपने गज़ल पढ़ी थी और उसमें एक मिसरा था, फिर वो सन्ना हटा हुआ था। अच्छा, उसके बाद ये मैं बैठा हुआ था वहाँ पे, अब खुशकिस्मती से पहली वाली रो के ऊपर, पुरानी बात, हम नौजवान थे और ताबिश साहब जवान थे उस वक्त तो ये करके ना फिर वो सन्ना हटा हुआ ताबिश। तो पहले ये हमें ये गज़ल सुना चुके हुए थे और वो ताबिश साहब का हमेशा से एक खासा रहा है कि वो कभी भी ये इल्म को छुपाते नहीं हैं। मतलब जब भी कोई नई चीज़ कभी पढ़ते हैं तो जो भी कस्बे फैज़ करने आए उससे शेयर ज़रूर करते हैं। तो हमसे वो शेयर कर चुके हुए थे, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये यही गज़ल जाके पढ़ लेंगे हल्के में। तो वो फिर वो एक और वहाँ पे हमारे बड़े भाई बैठे थे, शायर नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन इनसे वो जो मुआसराना चश्मक वाले होते हैं ना, तो वो अपना उन्होंने कहा जी फिर वो सन्ना हटा हुआ ताबिश। और उसके बाद यूँ मैं कुछ बैठा था सामने, तो उन्होंने मुझे आँख मार कि ये अब देखना क्या होता है। तो वो जो साहब थे उन्होंने वही कह दिया, ये क्या सन्ना हटा, ये तो लफ्ज़ी फलाना। ज़फ़र इकबाल साहब की सदारत थी, तो उन्होंने कहा नहीं ये कोई ऐसा गरीब लफ्ज़ नहीं है, ये मीर ने बांधा हुआ है वहाँ बैठे बैठे। तो मतलब वहाँ पे मैं ये अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि यानी इतना अमीक यानी इन्होंने इनकी नज़रों के सामने आ गया, इनके तुफैल हमें पता चल गया। वो फिर एक टू बी वेरी फ्रैंक एक शरारती थी ताबिश साहब की वहाँ पे, वो उन्होंने वहाँ पे वो जारी भी की, लेकिन वहाँ पे ज़फ़र इकबाल साहब बैठे थे और उन्होंने कहा नहीं ये मीर ने बांधा हुआ। यानी इतनी अमीक नज़र सबकी होती थी। तो खुदा जाने आज अब ऐसा किसके हाथ में होगा। लेकिन ये जाफरी साहब के हाँ मैंने देखा, बल्कि आपसे हम थोड़ा सा इस पर थोड़ी सी डिटेल भी पूछते हैं कि सिर्फ यहाँ पे हमारी नज़र तो चलो अपने क्लासिक तक है ना, तो जाफरी साहब की तो मतलब कुल आलम की क्लासिक पे और कुल आलम की मॉडर्न पोइट्री के ऊपर नज़र होती थी। और मतलब हमारे पास तो चंद नाम है, कुछ साउथ अमेरिकन लोग हैं, कुछ रशियन लोग हैं, कुछ इंग्लैंड के हैं, ये 10-12 नाम हमें आते हैं। उसके अलावा हमें कोई इल्म नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो एक तो अभी जब वो लफ्ज़ियात की बात हो रही है और ख़ास तौर पे इमेजरी की बात हो रही है, तो ये तरक्की पसंदी तहरीक के अंदर भी एक इंटरनेशनली तहरीक चली जिसका असर कबूल किया तरक्की पसंदों ने भी, और वो इमेजरी की तहरीक थी कि जी ये अब उसी के ज़ेर असर जो है, और इन्होंने तो बामे अरूज पे पहुंचा दिया उसको। तो वो मैंने ये सुना है कि उस वक्त जो इंटरनेट का दौर तो नहीं था, 80s की बात हो रही है, तो जो उस तहरीक के उस तमसील साजी की तहरीक के लिटरेचर छपता होता था, चाहे वो यूरोप में छप रहा है, चाहे अमेरिका में छप रहा है, चाहे साउथ ऑफ अमेरिका में छप रहा है, तो वो रिसाले उनके पास आया करते थे। और एक वाक़या आपने मुझे सुनाया था इसी हवाले से, वो कोई यूरोपियन शायरा थी जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाई थी। तो यूरोपियंस को तो और ख़ास स्कैंडिनेविया वगैरह था शायद, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ ना हमें कुछ मालूम है। तो वो भी मुझे वो मैंने कई लोगों से सुना है कि वो हैरान रह गई वो खातून ये देख के कि उनके मुल्क के अदब के ऊपर जाफरी साहब की कितनी नज़र है। वो इशफाक साहब की आई थी, वो जो शायरा थी, उन्होंने कहा जी कि स्वीडिश शायरा थी, हाँ स्वीडिश शायरा थी, हाँ जी, वो आई थी उनके यहाँ। तो उन्होंने कहा जी कि मैं शायरों से मुकालमा करना चाहती हूँ। तो सभी शायर यहाँ से गए, कासमी साहब भी और दोस्त भी। तो जब वो बैठे उनके पास गुफ्तगू शुरू हुई तो ज़्यादा जो बातें थी वो कोई कॉमन चीज़ें को मुश्तरका वो मामला, तो तभी गुफ्तगू आगे बढ़ती है ना। तो काफ़ी गैप था। जाफर साहब अपने दफ्तर की वजह से कुछ लेट पहुँचे तो खामोशी सी थी। तो अबू से मिलवाया इशफाक साहब ने। तो अबू ने कहा जी कि मैंने आपके लिटरेचर पढ़ा है, तो वो जो मुझे आपके शायर हैं एरिक लिंडग्रेन, वो मुझे बहुत पसंद है। उसने एकदम हैरान होकर देखा, तो वो फौरी तौर पर सारा रुख जो है फिर उधर मुड़ गया। फिर पूरी घंटा 1.5 घंटा गुफ्तगू हुई। तो उसने कहा जी बात यह है कि एरिक लिंडग्रेन को तो हमारे मुल्क में भी कोई नहीं जानता।
वो तो इतना मुश्किल शायर है। तो आपने इसे कब पढ़ा और कैसे पढ़ा और आप तक उसकी किताब कैसे पहुंची और ये कैसे? तो ये इस तरह उन्होंने वॉल्ट व्हिटमैन को और टी.एस. एलियट आप सब जानते हैं उनका। मुझे एक और वाक़या याद है कि इरशाद साहब का। इरशाद साहब को आप जानते हैं, कासमी साहब कहते थे कि ये बड़े सगीर पाक व हिंद के बटन रसल हैं। तो अब्बा जान के इंतकाल के बाद वो आए लाहौर, हमारे घर भी आए इरशाद साहब। तो उनका ख़ास एक अंदाज़ गुफ्तगू का, तो मुझे कहने लगे बाचे आज एक मैं बात करूँगा, आप जब जाफरी साहब के लिए कोई मजमून लिखें तो उसमें ये जिक्र कीजिएगा, मैं तो मजमून में कर रहा हूँ जिक्र इस बात का। ओके। तो इस तरह है कि मैं जाफरी साहब जब यहाँ लाहौर में थे तो मैं भी यहाँ लाहौर में होता था उन दिनों में, तो जाफरी साहब से मुलाकातें होती थी बहुत ज़्यादा। तो जो फ़लसफ़े के जो इंतहाई पेचीदा जो मसाइल थे जो मेरी समझ में नहीं आते थे वो मैं जाफरी साहब से समझता था। बड़ी अच्छा, ये अब ये मेरे लिए भी खुदा गवाह हैरत थी कि उन्होंने फ़लसफ़ा किस वक्त पढ़ा है और बज़ाहिर उनकी गुफ्तगू में कोई ऐसा नहीं, तो कभी उन्होंने शो भी ऐसा नहीं किया, गुज़ाहिर भी नहीं किया किस तरह के कोई मामला हैं उनके। तो जो ये आप बात कर रहे हैं हसनैन भाई, उसमें तो यह है कि मुतालिया उनका सुबह 4 बजे दिन का आगाज़ था और उठते सारी किताब वही सराहने होती थी, वही खुल जाती थी। जब शाम को सोते थे तो किताब ही सराहने होती थी। क्या ये ज़िंदगी उनकी रूटीन थी जब तक वो रहे जिंदा। जब हमने देखा तो यही रूटीन उनकी सारी ज़िंदगी। और फिर इस्लामाबाद गए तो वहाँ जाके भी लाइब्रेरियों के मेंबर बन गए। यहाँ थे लाहौर भी ब्रिटिश काउंसिल के अमेरिकन कायद आज़म लाइब्रेरीज के मेंबर थे, किताबें आती थी। बल्कि हमारे एक अजीज़ अमेरिका गए थे तो वो उन्होंने पूछा जी कि उनके इंतकाल से कोई 10-15 रोज़ पहले वो गए, तो उन्होंने फ़ोन किया जी कि हम जा रहे हैं। तो बताया अमेरिका से वापसी पे आपके लिए मैं क्या ले आऊँ। तो क्या कि वो न्यू डायरेक्शंस जो हैं वो रिसाले आप ले आइएगा। वो न्यू डायरेक्शंस वही है जिसके नाम नए ज़ाविये के नाम से फिर यहाँ इन्होंने तर्जुमा करके तो वो बहुत सारे रिसाले यहाँ भी छपे नए ज़ाविये के नाम से। तो बस किताब ही उनकी अवली मोहब्बत थी जी। हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँच रहे हैं हसनैन साहब, और जाते जाते मैं चाहूँगा कि मंजर हुसैन जाफरी साहब अगर हमें जाते जाते भी कोई नज़्म सुना दें जाफरी साहब की तो क्या बात है। मेरा ख्याल है ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि जाफरी साहब की बातें और उनके वाक़यात तो खत्म हो और वहीं पे ज़ाहिर है वो तो बिल्कुल अगर हम घंटों लगे रहें तो वो वाक़यात निकलते रहेंगे, याद आते रहेंगे, जिक्र चलता रहेगा। और ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग कहें आपके जो आज की बिल्कुल ऐसी बात महफिल थी। तुनक मिजाजों लिबास ना आशना रिवाजों की सल्तनत में, तुनक मिजाजों लिबास ना आशना रिवाजों की सल्तनत में, वो साहिबे जामा और रिदा था, वो नर्म लहजे में बोलता है। क्या बात है, क्या बात है। सुनो खुदाए अजीम व बरतर, समातों से तही मकानों में, किन खलाइक से किसकी हाजत में किसके लहजे में बोलता है। सुनो सुनो खुदाए अजीम व बरतर, समातों से तही मकानों में, किन खलाइक से किसकी हाजत में किसके लहजे में बोलता है। ये मालिक असर देखना कौन है कि जिसके खतूत पर कार, काबा कौसैन के पुलों से नुकेल थामे हुए अजल की अबद का महमिल गुजार। यार नुकेल थामे हुए, यार सुभान अल्लाह भाई, क्या बात। मालिक असर देखना सुभान अल्लाह कौन है कि जिसके खतूत पर कार, काबा कौसैन के पुलों से नुकेल थामे हुए अजल की अबद का महमिल गुजर रहा है। नशेब शब से तुलू होती सहर की सौगंध खाने वाला, नशेब शब से तुलू होती सहर की सौगंध खाने वाला, पुलों के नीचे रवां दवां आतिशे गज़ब से डराने वाला, अजीब मुन्निम के रूबरू है। अजीब मुन्निम के रूबरू है कि अपने औसाफ की गवाही का रिस्क बेमिसल उस तवंगर से मांगता है। क्या बात है यार, वाह। अजीब मुन्निम के रूबरू है कि अपने औसाफ की गवाही का रिस्क बेमिसल उस तवंगर से मांगता है। तुनक मिजाजों की सल्तनत में सिखाया जिसने सुखन हदूद दुआ में करना। तुनक मिजाजों की सल्तनत में सिखाया जिसने सुखन हदूद दुआ में करना। वाह वाह। और लिबास ना आशना रिवाजों की सल्तनत में बताया जिसने, नमू की मुश्ताक बेहुनर हुए शोलगी को, तरीक के कतो गुरीद जामा, हरी में शम में सिफात होना। लिबास ना आशना रिवाजों की सल्तनत में सिखाया जिसने, नमू की मुश्ताक बेहुनर हुए शोलगी को, तरीक के कतो बुरीद जामा, हरी में शम में सिफात होना।
मुकाशफे में, मुबाहिले में, मुबाहिसे में, मुकाशफे में, मुबाहिसे में, मुबाहिले में, दलील काते दुआए फाते, सबूत आखिर को अपने औजान की सदाकत में तोलता था। वो नर्म लहजे में बोलता है। यार क्या है, सुभान अल्लाह। दलील काते दुआए फाते, सबूत आखिर को अपने औजान की सदाकत में तोलता था। वो नर्म लहजे में, यार क्या अच्छी, यार सुभान। नात हो तो ऐसी हो है, ये फिर कोई नात भी हो ना तो बात तो की जाए। वाह 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 यार ये आईना खाना के जो एक दरमियान से एक बंद है जिसकी इसनैन भाई ने जिन्होंने कहा है, तो ये बस 5-7 मिसरे कि हवा के हाथ की सब नातमाम तहरीरें, हवा के हाथ की सब नातमाम तहरीरें, ज़मीन का अव्वली मकतूब बादलों के लिए, सहर की शाख पे पहली सदा परिंदे की, बड़ी सहर की शाख पे पहली सदा परिंदे की, कटी जुबान से पत्ते पे दर्द की शबनम, दरख्त लाए वफा की शहादतें क्या क्या, चमन में दरख्त लाए वफा की शहादतें क्या क्या, चमन में अजरे बहारा मुआखज़े की घड़ी, दिखा के कौन सी कौंपल तेरे दहन में खिली, बता के कौन से बाजू पे है रसन का निशान, बता के कौन से बाजू पे है रसन का निशान, सजी है कौन सी नोके मिया पे अब्र की राख, वो कैसे खत हैं जिन्हें तू दिखा नहीं सकती। सुभान कैसे खत हैं जिन्हें तू दिखा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जाहिर है कि वही बात कि वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, तो अब्बास ताबिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, एजाज रिजवी साहब आपका बहुत शुक्रिया, कमर रज़ा शहजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया, और मंजर हुसैन साहब आपने जो वक्त निकाला हम बेहद ममनून हैं। और हम ज़ाहिर है एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन है हमारी इस हवाले से, बाकी जितना बड़ा वो नाम है वो तो रहना ही है। और हसनैन साहब आपका बिलखुसूस शुक्रिया कि आपने साथ दिया। नाज़रीन मोहतरम, हमने एक कोशिश की कि हम अख्तर हुसैन जाफरी साहब के हवाले से कुछ ना कुछ जो हमारे पास था वो आप तक पहुंचा दें। आगे आप उनकी बुक्स पढ़िए, उनकी कुतब का मुताला कीजिए और आपको बहुत कुछ उसमें मिलेगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए शायर के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।